सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, जैसा कि आप लोगों के बीच में जो भी बातें हुई हैं, अब मुझे नहीं पता क्या बातें हुई हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ चीजें हैं जो मुझे यहाँ आप लोगों से चर्चा करने का मौका मिला है, तो जो चर्चा है वो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। अगर हम लोग देखा जाए तो जो हम लोग जब भी किसी महापुरुष की जयंती आती है तो हम जयंती मनाते हैं। तो हम जयंती क्यों मनाते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। हम लोग जयंती क्यों मनाते हैं, इसका मतलब अगर हम लोग जयंती मना रहे हैं तो कोई ना कोई उसका बड़ा कारण है। और वो बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण ये है कि जो संपत्ति हमारे दादा परदादा नहीं दे पाए, इस वो संपत्ति हमको वो देकर गए हैं, इसलिए हम लोग उनकी जयंतियां मनाते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले जो शिक्षा के दरवाजे हैं, वो जो दरवाजे खोले हमारे लिए, उसमें सबसे पहला योगदान अगर जाता है तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। और शिक्षा के कारण हमारे समाज में मान सम्मान स्वाभिमान और उन्नति ये शिक्षा के कारण हुई। जनते बात कर रहे तो राष्ट्रमाता जनते में नहीं फ्री है। जो हमारे लिए जो काम किया, पहला काम उन्होंने क्या किया, शिक्षा के लिए दरवाजे खोले। तो इसका मतलब यह है दरवाजे खोले, तो इसका पीछे का क्या मतलब पहले बंद थे। अगर हमारे लिए दरवाजे खोले इसका मतलब पहले बंद थे, और बंद दरवाजे जो थे वो किसने किए रखे थे, ये भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। क्योंकि भारत में एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम था मनुस्मृति, और मनुस्मृति 184 ईसा पूर्व वैद्यरथ राजा जो भारत के मूल निवासी थे, उनकी हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या की जो ब्राह्मण था, और उसने हत्या के बाद मनुस्मृति लिखी गई। और मनुस्मृति को कानून बनाकर भारत में, क्योंकि उसका शासक था, वो इस देश का शासक बना, और शासक बनने के बाद में उस मनुस्मृति को स्थापित किया। और मनुस्मृति के द्वारा ये कानून बनाया गया कि भारत के जो मूल निवासी हैं उनको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें शिक्षा रखने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, ये और सारे अधिकारों से उनसे वंचित कर दिया गया। और उसमें जो अधिकार दिया, जिसे हमारे लोग बड़ा खुश होकर ये महसूस करते हैं, और वो अधिकार क्या था, सेवा करना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और शूद्रों को जो अधिकार दिया गया उसमें उनका जो अधिकार था सेवा करना। सेवा करना कोई अधिकार नहीं होता है साथियों। अगर आप उसको डीपली आप जाओगे और सही से आप वो करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा जो सेवा करता है वो गुलाम होता है। आज भी देखो मंदिरों में आप लोग जाओ, सेविका रखी जाती हैं, ये उनकी सेवा है। कोई दास कहता है उनको, आज भी कई लोग हैं जो दास दासियां कहते हैं। तो इनका मतलब क्या है, आप गूगल अगर चलाते हो, अगर सोशल मीडिया से जुड़े हो, आप डालो दास का हिंदी शब्द क्या होता है, आप निकालो, मालूम पड़ेगा गुलाम होता है। तो आज जो परंपरा उस समय जो बनाई, ये बनाई नहीं थी अपने आप, ये कानून बनाकर संगठित रूप से इसको बनाया गया, और समस्त भारत के मूल निवासियों को इससे वंचित किया गया। वंचित किया गया तो हमारे लोगों ने बहुत सारी मुसीबतें झेली। इसी कारण से क्या हुआ, पहला आप लोगों को बताऊं, इतनी त्रस्त हमारे लोग हो गए थे, और त्रस्त होने के कारण क्या हुआ, महाराष्ट्र में इस आंदोलन को सबसे पहले अगर कोई हवा देने वाला है तो 1 जनवरी 1818 सही आंदोलन 12 माह से शुरू होता है। 1 जनवरी 1818 वहां क्या हुआ, इस व्यवस्था से हमारे लोग त्रस्त हो गए थे, इस व्यवस्था से हमारे लोग परेशान हो गए थे। इसीलिए उन 500 लोगों ने, और उस 500 लोगों में कई लोग ऐसा प्रचार करते, आप लोग देख रहे होंगे कि उसमें मारते। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसमें केवल एक जाति के लोग नहीं थे, उसमें मारते, चमारते, उसमें भंगी थे, उसमें माली थे, उसमें काची थे, मतलब उसमें हर वर्ग का जो 500 लोग थे, योद्धा थे, उसमें हर वर्ग का आदमी था जो भारत का मूल निवासी था। और उन 500 लोगों ने 28,000 जो पेशवा थे, पेशवा आप लोगों को यह समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि पेशवा महाराष्ट्र में चलता है, पूना में चलता है। पेशवा का मतलब था वहां के जो ब्राह्मण थे, जो ईरेशन जो ब्राह्मण थे, उन 28,000 ब्राह्मणों का धीरे 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 करके 500 लोगों ने कत्लेआम कर दिया। और कत्लेआम कर दिया। 500 जो लोग थे, एक आदमी के हिस्सा में जो पड़ा 56 लोग पड़े।
एक हिस्से में 56 पड़े, मतलब एक आदमी ने 56 को मारा। इसीलिए आप देखिए आपके पूर्वज जो है, आपके जो अभी दादा परदादा जो भी होंगे, आपने सुना होगा, वो कहते तेरे जैसे बहुत देखे 56, सुना होगा ना, तेरे जैसे बहुत देखे 56। वो कहावत वहीं से शुरू हुई थी कि तेरे जैसे बहुत देखे 56, क्योंकि उनको पता है जिन्होंने जो काम किया था वो हमारे पूर्वज थे, उनका खून है हमारे, वो हमारे पूर्वज थे। तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया। इसके बाद में ये बात राष्ट्रपिता और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी को जो मालूम पड़ा, तो उन्होंने कहा अगर ये काम इतना बड़ा भयंकर हुआ है, ये तो हमारे लोग थे। जब उन्होंने इतिहास को पढ़ा, तो इतिहास को पढ़ने के बाद में ये साथ ये चीजें मिली, और मिलने के बाद में उन्होंने इस देश में एक 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक, सत्य मतलब सत्य क्या है उसका शोध कर रहे थे, और इसी को प्रचार करते करते राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने पूरा जीवन लगा दिया। सत्य का शोध करते करते उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने कहा भारत में रियलिटी क्या है, ये बात तो भारत के मूल्यवासियों को पता होना चाहिए। जब ये राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को पता पड़ा, तो यो प्रचार किया जा रहा था कि भारत में अंग्रेजों ने इनको लूटा, मुगलों ने इनको लूटा, लेकिन ज्योतिराव फुले ने हकीकत में सही इतिहास सामने पेश किया। और पेश करने के बाद भारत के समस्त मूल्यवासियों को ये बताने का प्रयास किया कि भारत में ना तो मुगलों ने हमारे साथ में अन्य अत्याचार किया, ना ही हमारे साथ मुसलमानों ने अन्य अत्याचार किया, और ना ही अंग्रेजों ने किया। उन्होंने कहा अंग्रेज अगर भारत में है तो अंग्रेजों से आपको फायदा है कि जब तक भारत में अंग्रेज हैं तब तक आपको अपनी यह ब्राह्मणी व्यवस्था से आजादी हासिल कर लेना चाहिए। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले कितने पढ़े थे? 7वीं क्लास आदमी पढ़ा हुआ, और वो क्या कह रहा है, जब तक भारत में अंग्रेज हैं तब तक आपको इस ब्राह्मणी व्यवस्था से अपनी आजादी हासिल कर लेना चाहिए। मतलब उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि अंग्रेजों से आजादी हासिल कर लेना चाहिए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जानते थे कि हम असली अगर गुलाम हैं तो हम लोग ब्राह्मणी व्यवस्था के गुलाम हैं। हमको अंग्रेजों ने जातियों में नहीं बांटा, हमको मुगलों ने जातियों में नहीं बांटा, हमको इन लोगों ने जातियों में बांटा और जातियों में अस्पृश्यता का निर्माण किया। और इसका एक ही कारण है, वो है इस देश की मनुस्मृति और भारत की जो ब्राह्मणी व्यवस्था है वो है। तो साथियों इतना खतरनाक मामला है साथियों। तो ये सारा मामला आप लोग देखने को मिल रहा है आज भारत में जिन लोगों को हम लोग ये प्रचार कर रहे हैं, और जो लोग भारत में प्रचार कर रहे हैं आज कि भारत में हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कर रहे हैं, क्या वो लोग SC ST OBC का राज लाना चाहते हैं? आप सवाल पूछो ना उनसे जब आप लोगों के बीच में आके ये काम करते तो क्या वो वास्तव में SC ST OBC का राज लाना चाहते हैं? अगर SC ST OBC का राज लाना चाहते हैं तो देश का प्रधानमंत्री OBC का है, OBC की जाति आधार गिनती क्यों नहीं करा रहा है? देश का प्रधानमंत्री OBC का है, OBC की जाति आधार गिनती क्यों नहीं करा रहा है? कौन उसको रोक रहा है? देश का राष्ट्रपति अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जाति का आदमी होता है, राम का मंदिर का अनावरण होता है, उस राष्ट्रपति को उस राम मंदिर के अनावरण में क्यों नहीं बुलाया जाता है? अगर भारत में अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो SC का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, जब ट्रंप यहाँ पे आते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति, तो भारत में रहते हैं, उनके मंच पर उसे क्यों नहीं ले जाया जाता है? कहीं अनुसूचित जाति का आदमी ये बताना दे गलती से ट्रंप को कि भारत में जाति व्यवस्था सबसे चरम सीमा पर है, उसको भी नहीं बुलाया जाता। मतलब संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो संविधान के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा जो सर्वोच्च पद होता है वो तो राष्ट्रपति का होता है। इसका मतलब यह है कि आपके राष्ट्रपति को पूछा नहीं जा रहा है, अगर उसको अछूत समझा जा रहा है, उसको नीच समझा जा रहा है, तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे की औकात है? ऐरे गहरे की नत्थु खैरे की औकात है क्या उसके सामने? तो इसके पीछे कौन है? इसके पीछे RSS है, मोहन भागवत है, जो RSS के राष्ट्रीय प्रमुख है। इस देश का प्रधानमंत्री केवल मुखौटा है OBC का। अगर इस देश को हकीकत में कोई चला रहा है तो वो मोहन भागवत चला रहे हैं। ये पीछे का षड्यंत्र है साथियों। इस देश में आज अंग्रेज नहीं है, आज इस देश में मुगल नहीं है, लेकिन जो उस समय नहीं हुआ था आज उससे भी बेहतर हमारे लोगों के साथ में हालात खराब हो गए। OBC की अगर देखा जाए, प्रतिनिधित्व की बात की जाए, पूछा जाए आपकी हिस्सेदारी क्या है, 0 बटा सन्नाटा। आप निकालो OBC के आंकड़े सरकारी, कितने IAS हैं, कितने IPS हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, निकालो आप OBC का, 0 बटा सन्नाटा।
ये तो अंग्रेजों ने नहीं किया था। अंग्रेजों के समय में हमको 33% हिस्सेदारी थी, लेकिन जब से ब्राह्मण राज्य यहाँ स्थापित हुआ है 0 सन्नाटा हो गया पूरा का पूरा। कौन खा रहा है इसको? शेड्यूल कास्ट का आदमी खा रहा है क्या? शेड्यूल ट्राइब का हिस्सा खा रहा है क्या? 60% जनसंख्या वाला ओबीसी वो आज अपने हक की अगर बात करो तो उसका सरकारी आंकड़ों में अगर देखा जाए 0 सन्नाटा बैठा हुआ है। कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे लोगों के बीच में आके कहा जाता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आरएसएस के लोग आएंगे, अखिल भारतीय के लोग आएंगे, कम्युनिस्ट के लोग आएंगे, बीजेपी के लोग आएंगे, कांग्रेस के लोग आएंगे, हर दल का आदमी आएगा और उनका मुखिया ब्राह्मणी होगा और आपके बीच में आकर प्रचार किया जाएगा गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है। अगर गर्व से कहो हम हिंदू है तो फिर हिंदू के नाम पर समानता क्यों नहीं हमारे लोगों के साथ में? हिंदू है अगर हम लोग तो राम का जो मंदिर बनना है उसमें हमारे लोगों की हिस्सेदारी क्यों नहीं है? तिरुपति बालाजी का मंदिर है उसमें हमारे लोगों की हिस्सेदारी क्यों नहीं है? सीढ़ी वाला मंदिर है उसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं है? इससे सिद्ध होता है अगर आप हिंदू होते तो आपको भी उनके साथ में बराबर बैठने का अधिकार होता। जहां इनकम स्रोत है वहां आपका कोई आदमी नहीं है, जहां इनकम स्रोत है वहां कोई आदमी नहीं है, और जहां इनकम ना के बराबर है वहां आपके लोगों को रख दिया जाता है। मतलब आपको पोजीशन दी जाती है, पावर नहीं दिया जाता है। आपको पोजीशन दी जाती है और हमारे लोगों को पोजीशन मिल जाती है, वो पोजीशन को ही पावर समझते हैं। यही सत्यानाश का कारण है। जो लोग पोजीशन को पावर समझ रहे हैं और पावर को अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पावर क्या होता है, तो यही हमारे समाज का सत्यानाश का कारण है। साथियों, आपके समाज का नेता हो सकता है, आपके समाज का नेता अगर हमारा नेतृत्व कर रहा है और वो कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्ट में है तो जरूरी नहीं है कि वो हमको सही दिशा में ले जा रहा है। क्यों नहीं ले जा रहा है? अगर सही दिशा में ले जाते होते तो सत्यानाश क्यों हो रहा हमारे समाज का? बहुत सारी चीजें हैं साथियों, एक चीज हमको समझने की जरूरत है। दूसरा लास्ट बात साथियों कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अभी भारत में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इससे पहले एनआरसी को लेकर, एमपीआर को लेकर मुसलमानों के द्वारा आंदोलन चलाया गया और जैसा ही कोरोना लगा उस आंदोलन को दबा दिया गया और उसके बाद में फिर एक शेड्यूल कास्ट की लड़की थी जो हाथरस में थी, उसके साथ में जनरल कास्ट के लोगों ने, उच्च जाति के लोगों ने बलात्कार किया, उसकी जीवा काटी, उसके और भी उसके साथ में जो व्यवहार गलत किया गया और उसके बाद में सबसे जो निंदनीय घटना हुई कि उसके माता पिता को वो बॉडी भी नहीं दी गई और रात में जला दिया गया और मीडिया के द्वारा इतनी बड़ी हवा बनाई गई और उस मीडिया के द्वारा हवा बनाई गई, उस हवा के पीछे जो बिल लाए गए जो किसानों के विरोध में, वो सारे के सारे पर्दे के पीछे छिपा दिए गए और मीडिया दलित बार बार दलित कर वो सारा मुद्दा हवा में बनाया गया और उसके पीछे बहुत सारे षड्यंत्र करने का काम किया। आज किसानों को जैसे ये बात मालूम पड़ी कि ये किसान जो बिल आए हुए हैं, ये किसान जो बिल है ये तो हमारे विरोध में आज वो आंदोलन कर रहे हैं, तो इसको हवा दिया जा रहा है कि जो किसान है वो किसानों का आंदोलन है और किसानों का आंदोलन है। तो ये बताने का प्रयास किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। केवल जो सिख आदमी दिखाई देता है उसी पर जाकर मीडिया अपना भोंपू लगा देता है, जो सिख आदमी दिखाई देता है उसी के ऊपर भोंपू लगा देता है कि आप ही अकेले किसान हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि धर्म के नाम पर उसको डाइवर्ट करना चाहती है और हिंदुओं में ये मैसेज देना चाहती है कि जो आंदोलन है SC ST OBC को जिसको गुमराह करके रखा है हिंदू के नाम पर, ये जागृत ना हो जाए, इसलिए मीडिया ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि ये केवल सिखों का आंदोलन है, सभी किसानों का नहीं है। क्यों? ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है और जहां बीजेपी की सरकार है वहां किसान आंदोलन नहीं कर रहा है। आंदोलन होना चाहिए था तेजी से, वहां तेजी से आंदोलन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां बीजेपी या कांग्रेस की सरकार है और ऐसा जहां है वहां किसान आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं और जहां निष्पक्ष मतलब जहां खुद स्वयं आजाद है वो किसान आंदोलन कर रहे हैं और उन किसानों की बात सुनी नहीं जा रही। आप देखिए अभी तक का जो आंकड़ा है लगभग 40 किसानों की मतलब खत्म हो चुके। इतनी सर्दी में इससे ज्यादा आंकड़ा हो सकता है, एक मैं अनुमानित बता रहा हूं जो पेपर में मैंने पढ़ा, इससे ज्यादा आंकड़ा हो गया होगा। तो साथियों इतनी सर्दी में, कड़क सर्दी में वहां किसान बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग मुझे हाथ उठाकर बताइए कोई यहाँ किसान नहीं है क्या? किसान है? अगर किसान है तो हाथ उठाइए।
सभी किसान है ना, तो सभी किसानों को सभी को आंदोलन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो सभी किसानों को आंदोलन करना चाहिए। साथियों, मैं आपसे ब्रह्म निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जहां से भी आप आए हैं, आप गांव देहात में जहां भी हैं, आप किसानों को बताइए कि जो बिल है इससे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। साथियों, ये नुकसान इतना भयंकर होने वाला है कि जो चीजें आप लोग जो बना रहे हो, यहाँ से 10 रुपए की खरीदी जाती है और बाजार में जाके इसको 50 रुपए किलो में बेचा जाता है। वो सारा का सारा मोदी, ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया, ये सारा का सारा ऐसा हवा बनाने में काम कर रही है साथियों कि ये किसानों का फायदे का मामला है। ये साथियों किसानों का फायदे का मामला नहीं है। दूसरा चीज, ये कोई सिखों का अकेले का आंदोलन नहीं है, ये सभी का आंदोलन है। तो ये एक भयंकर साथियों षड्यंत्र है, और इससे भी बड़ा एक जो भयंकर षड्यंत्र है साथियों, और वो षड्यंत्र ये सारा का सारा जो खेल हमारे ऊपर लादा जा रहा है, इसके पीछे है ईवीएम। इसके पीछे जो ईवीएम है, क्यों? क्योंकि उस समय जो राज किया था ब्राह्मणों ने, वो मनुस्मृति के द्वारा किया था। आज ब्राह्मण हम पर हावी हो रहे हैं, तो इसका आज की मनुस्मृति ईवीएम है। आज की जो मनुस्मृति है वो भारत की ईवीएम है, और ईवीएम है इसलिए उनको पता है किसानों की पिटाई करो कोई दिक्कत नहीं है, मजदूरों की पिटाई करो कोई दिक्कत नहीं है, कर्मचारियों की पिटाई करो कोई दिक्कत नहीं है, अधिकारियों की पिटाई करो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमको वोट दे या ना दे, ईवीएम माता जिंदाबाद। ये सारा का सारा खेल चल रहा है। आप लोगों को बताओ, 2004 और 2009 में कांग्रेस ने घोटाला किया, और सुब्रमण्यम स्वामी, लालकृष्ण आडवाणी सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट आया, ईवीएम मशीन से निष्पक्ष चुनाव नहीं किया जा सकता। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, और बीजेपी की सरकार बनने के बाद में आप बताइए कांग्रेस ने कहीं कोई विरोध किया? नहीं किया। 15 में नरेंद्र मोदी ने लखनऊ गए, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 21 में सभी को पक्के कर देंगे। 2019 में आपकी सरकार जा रही है, 21 में कहां से दोगे? इसका मतलब नरेंद्र मोदी को पता था कि ईवीएम में घोटाला करके 2019 में फिर हमारी सरकार आने वाली है। और अभी देखिए, आप परसों का पेपर है, आप नई पत्र का पेपर उठा के देख लीजिए। परसों नरेंद्र मोदी जी ने कहा 4 राज्यों में हम लोग कर देंगे। मैं कोई काल्पनिक नहीं कह रहा, ये भाषण मैंने टीवी पर सुना। 2021 में मैं सबके पक्के कर दूंगा। परसों ये पेपर में निकला कि हम 4 राज्यों में 4000 मकान बनाने का काम करेंगे। ये काम हो रहा है ना, इसका मतलब नरेंद्र मोदी को पता था। दूसरी चीज आपको बताओ, अगर नरेंद्र मोदी को बीजेपी में घोटाला कर रहे हैं, आरएसएस के लोग घोटाला कर रहे हैं, तो बीजेपी क्या, वो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस क्या कर रही है? कम्युनिस्ट क्या कर रही है? तृणमूल कांग्रेस क्या कर रही है? इसका मतलब ये है, ये मिली जुली जो भगत है, और मिली जुली भगत का कारण साथियों एक उदाहरण देके आपको समझाना चाहूंगा। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ, तो महाराष्ट्र में जो ठाकरे हैं उन्होंने बयान दिया, हमारे यहाँ जो चुनाव होगा ईवीएम से नहीं होगा, मुझे जो भी करना पड़े करेंगे। वहीं ईवीएम से चुनाव हुआ फिर, और जो वहां ठाकरे थे, ठाकरे बंद हो गए। यही बात उससे पहले चुनाव हुआ दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल ने बोला कुछ भी हो जाए ईवीएम से चुनाव दिल्ली में नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल की सत्ता आ गई, अरविंद केजरीवाल चुप। इसका मतलब क्या है? आपको क्या समझ सकते हो आप बड़े लेवल पे? अगर बड़े लेवल से आप सोच सकते हो ईवीएम में घोटाला वहां पे करवाया, ईवीएम में घोटाला वहां पे करवाया, कहा आप आ जाओ केंद्र में हमारी मदद करना। और जहां जहां ईवीएम में घोटाला हुआ वहां मध्य प्रदेश में ईवीएम से चुनाव हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, और उसके बाद में लोकसभा का 5 महीने बाद चुनाव होता है, सारी की सारी 1 सीट बचती है, 29 सीटें थी, 28 सीटें बीजेपी के खाते में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, सारी की सारी लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, सारी की सारी सीटें बीजेपी के खाते में। इससे क्या सिद्ध होता है? 5 महीने पहले लोगों ने नकार दिया छोटे चुनाव में कि हम बीजेपी को पसंद नहीं करते। लोकसभा में ऐसा 5 महीने में कौन सा काम कर दिया लोकप्रिय, जिससे सारा का सारा वोट बीजेपी को चला गया। इससे सिद्ध होता है कि विधानसभा के चुनाव में ईवीएम में घोटाला करवाया क्षेत्रीय पार्टियों को, उसमें कांग्रेस को भी घोटाला करवाया, और उसको सरकार बनाने में मदद की बीजेपी ने। और उसके बाद में
लोकसभा में सारी की सारी सीटें हासिल करके बहुमत से बीजेपी को लाया गया। इसका मतलब ये चारों के चारों लोग मिले जुले हैं, चचेरे मौसियाते भाई हैं, चचेरे मौसियाते भाई हैं, और ये आपका सत्यानाश करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि इनसे आजादी मिले तो आपके पास में आज के दौर में एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है आपके पास में, वो विकल्प है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। अगर आपको कोई आजाद करा सकता है, अगर पिछड़े वर्ग को अगर कोई आजाद करा सकता है, पिछड़े वर्ग के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये नहीं कहने आए यहाँ पे कि पिछड़े वर्ग के लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग किससे लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात समझने की बात है। पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू के नाम पर मुसलमानों से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्षत्रिय उनको बना दिया गया है, यादव क्षत्रिय, कुशवा क्षत्रिय, क्षत्रिय के नाम से शेड्यूल कास्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिससे लड़ना चाहिए उससे लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जिससे लड़ाई लड़ना चाहिए ओबीसी को, उससे लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। किससे लड़ना चाहिए, इसे देश में सत्यानाश करने का काम किया काका कालेलकर, जो ब्राह्मण था उसने ओबीसी का सत्यानाश करने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू वो ब्राह्मण था, उसने सत्यानाश करने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जो ब्राह्मण था उसने सत्यानाश करने का काम किया। इंदिरा गांधी जो ब्राह्मण थी उसने सत्यानाश करने का काम किया आपके अधिकारों का। प्रणब मुखर्जी वो जो ब्राह्मण था, सत्यानाश करने का ओबीसी का जो काम किया वो ब्राह्मणों ने किया। और ब्राह्मण लोग जो है, ब्राह्मण लोग ओबीसी को गुमराह करके SC ST ओबीसी और मुसलमानों से लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो यही सत्यानाश का कारण है। दूसरी चीज, ओबीसी अपने को ओबीसी नहीं मानता। मोल्ला रोड पे शेड्यूल कास्ट के आदमी से पूछो आप कौन हो, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल ट्राइब के आदमी से पूछो आप कौन हो, शेड्यूल ट्राइब। डेलीगेट से पहले ओबीसी के आदमी से पूछो, ओबीसी का आदमी कहता है यादव हूँ, आगे कोरी हूँ, यादव हूँ, कुशवा हूँ, गुजर हूँ, लोधी हूँ। मतलब वो अपने आप को ओबीसी कहता ही नहीं। अरे मेडिकल जब ओबीसी कहता ही नहीं है, प्रशासन क्यों मानेगा आपको ओबीसी? तू तो राज डॉक्टर पूछ ले अभी वाले। आप अपने आप को ओबीसी कहते नहीं हो तो ओबीसी वो क्यों मानेगा? आप ओबीसी कहोगे तो वहां आपकी ओबीसी की जाति आधार गिनती होगी। अगर ओबीसी नहीं कहोगे तो आपकी जाति आधार गिनती नहीं होगी, और ओबीसी की जाति आधार गिनती नहीं होगी तो इसका मतलब यह है, और कोई जो होशियार आदमी होता है वो अपने आप कोई काम करने वाला नहीं है। जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, और बच्चा रोता नहीं तो माँ भी सोच लेती है बच्चा खेल रहा है। यह तो आपके अधिकारों की बात है। आप मांगो में नहीं, अपने आप को पहचान नहीं कराओगे। अगर पहचान नहीं कराओगे तो आपको कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है साथियों। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ डॉक्टर साहब को जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो यहाँ जिम्मेदारी दी गई है, आप लोग अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा में आप लोग अगर बड़े पैमाने पर काम करते हो, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास पटेल चौधरी जी है और बड़े लेवल पर वो काम कर रहे हैं, और ओबीसी की पूरे देश भर में ये बात रखने का काम कर रहे हैं कि ओबीसी की जाति जनगणना होना चाहिए। सबसे मुद्दा आज भारत में भयंकर है कि ओबीसी की जाति आधार जनगणना होना चाहिए। अगर जनगणना होती है तो हमारे ओबीसी के भाइयों को ये मालूम पड़ेगा कि ओबीसी के IAS कितने हैं, IPS कितने हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने हमारे जज हैं, कितने हमारे वकील हैं। ये सारी बातें उनको मालूम पड़ेगा। तो साथियों, आप लोगों ने इतना सारा मुझे यहाँ बुलाकर सम्मान दिया, और हमारे बीच में जो दादा माननीय अंगद सिंह कुशवाहा जी बैठे हुए हैं, वो ऐसा मैं कह सकता हूँ वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। तो वो आपको और मुझसे भी बेहतर, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, और मैं आप लोगों से यही सीख कर और महापुरुषों से जो मुझे पढ़ने को जो मिला वो चीज़ें मैंने अनुभव करके आप लोगों के बीच में शेयर करने का काम किया है। तो जैसा कि नई साल और सौर दिवस और आज सावित्रीबाई फुले जी का जो जन्मदिन है, मैं दोबारा से आप लोगों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग मंगल कामनाएं, आप लोग